ओके, क्लियर है आवाज? चलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। अभी हम लोग 20 अगस्त 2023 को होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। बहुत से सेट हमने करवा चुके हैं। 16 तारीख मतलब 16 दिसंबर 2021 से पेपर चालू हुआ था। जितना भी चला होगा वहाँ तक हम लोग पेपर को करेंगे। 16 से लेके आज हम 31 दिसंबर के पेपर को लेकर आए हैं। पार्ट 1 को लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 कहने का मतलब हमारा ये है कि 30 प्रश्न सीडीपी से आते हैं। 30 प्रश्न में से हमने इसको 15-15 करके 2 भागों में बांट दिया। जो शुरू के 15 प्रश्न हैं वो पार्ट 1 है। इट मीन्स बेस्ड ऑन चैप्टर्स। जो हमारे चैप्टर्स हैं 10-15, वहाँ से एक एक प्रश्न करके, 1-2 प्रश्न करके पूछे गए हैं, जिसको हमने पार्ट 1 कह दिया। और जो पार्ट 2 हमने कहा है 15 से लेके 30 तक के प्रश्नों को, इसका मतलब वो पेडागॉजी वाला सेक्शन कि बच्चों को आप क्लास में कैसे पढ़ाएंगे, उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, क्या आपकी टीचिंग स्किल होनी चाहिए, आपकी समझदारी को चेक करने के लिए लास्ट के 15 प्रश्न आपको दिए जाते हैं बेस्ड ऑन पेडागॉजी, या आप कह सकते हो शिक्षण शास्त्र से संबंधित हाउ यू विल टीच इन योर क्लास, आप अपनी क्लास में कैसे पढ़ाओगे। ठीक, तो बिना देर किए हुए अपने सेशन को चालू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 का आपके सामने ये है। ठीक है, इसे लॉक करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले प्रश्न में क्या है। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन कहे गए हैं विकास के संदर्भ में। विकास मतलब समय के साथ बालक में होने वाला परिवर्तन। जन्म से लेकर के विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत मरने तक चलती रहती है ना? बॉर्न टू डेथ हमारी डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है। इट मीन्स डेवलपमेंट कहने का मतलब बालक में होने वाला परिवर्तन समय के साथ, या बालक में होने वाला बदलाव, उसी को हम सभ्यता से पढ़े लिखों की भाषा में विकास कहते हैं, है ना? विकास के लिए कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला है विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। आप अपनी जानकारी के लिए याद रखें कि मैंने आपको बताया था कि विकास के 4 मुख्य पक्ष होते हैं। होते तो 6 हैं, लेकिन एग्जाम में मुख्यतः 4 ही पूछे जाते हैं। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये 4 मेन होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं नैतिक विकास, फिर हम पढ़ते हैं भाषा विकास। और आपको पता है कि जिस व्यक्ति का शारीरिक विकास नहीं हुआ होगा उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता है। अरस्तु ने ठीक ही कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। मतलब अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो भी अच्छी होती है। फिर अगर आपकी बुद्धि अच्छी है, मस्तिष्क अच्छा है, तो आप सामाजिक होंगे, लोगों से मिल पट के रहेंगे। इट मीन्स आपका जो फीलिंग्स हैं, संवेगात्मक विकास है, वो भी अच्छा होता है। जिसके संवेग कंट्रोल में रहते हैं वो अच्छे आचरण वाला, अच्छे चरित्र वाला होता है। उसका भाषा विकास भी बढ़िया होता है। कहने का मतलब विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित हैं। यहां क्या कह रहा है कि विकास के जो पक्ष हैं एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं, इसलिए ए ऑप्शन को कट करते हैं। बी वाले ऑप्शन को देखिए, बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत हैं। मतलब देखो, आप 2 विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे मस्तकाधोमुखी, सिर से पैर की ओर, और एक पढ़े होंगे केंद्र से बाहर की ओर। मतलब हमारे शरीर में, माँ के गर्भ में पहले ये वाला हिस्सा बनता है, फिर हाथ पैर की उंगलियां बनती हैं। तो ये कह रहे हैं सर एक मत है, एक मत तो है नहीं, दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। तीसरा क्या है? बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ में प्रभावित होता है। बच्चे जिस वातावरण में रहते हैं, जिस प्रकार के लोगों से मिलते हैं, जैसा उनका भोजन, पानी, हवा, आसपास के लोग होते हैं, उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। ये एकदम सही बात है। इसलिए
पहले क्वेश्चन का सी वाला हम ऑप्शन में लगाते हैं अभी के लिए। चौथा पढ़ते हैं, सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। देखिए, सभी बच्चों का विकास हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए इस ऑप्शन को भी हम कट करते हैं। पहले ऑप्शन का हमारा, पहले क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है? सी वाला क्वेश्चन हमारा सही हो गया। ठीक, रीजन के साथ आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा थोड़ा सा लग रहा होगा कि समय ज्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर जल्दी से। देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल है। हमने आपको बताया था कि जो गतिक कौशल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हमने आपको पढ़ाया है कि जो गतिक कौशल है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थूल और एक होता है सूक्ष्म। स्थूल का मतलब जिसमें हमारे बॉडी के दो या दो से अधिक पार्ट लगे हों काम करने के लिए, और सूक्ष्म का मतलब जिसमें हम बॉडी के किसी एक पार्ट के द्वारा काम किए हों। तो अब बताओ, इसमें से छोटा काम कौन सा है? दोस्तों के साथ दौड़ना, तो ये तो स्थूल है, जबकि प्रश्न में क्या पूछा है? सूक्ष्म, इसलिए कट करते हैं। एक धागे में मोती पिरोना, मतलब एक सुई और धागा ले लो, उसमें मोती डाल डाल के ऐसे करो। पूरी शरीर काम नहीं कर रही है, केवल हाथ की उंगलियां काम कर रही हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम सूक्ष्म कौशल कहते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। सी वाला क्या है? सीढ़ियां चढ़ना। सीढ़ियां चढ़ने में पूरे शरीर का प्रयोग होगा। खरगोश की तरह फुदकना, इसमें भी पूरे शरीर का प्रयोग होगा। जिसमें पूरे शरीर का प्रयोग होगा ऐसे काम को हम क्या कहते हैं? स्थूल कहते हैं। मैक्रो, MACRO, MACRO, मैक्रो। और जो देखिए, माइक्रो कह लीजिए या आप ग्रॉस कह लीजिए, ज्यादा सही क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब बड़ा। और एक होता है फाइन, FINE। दो प्रकार की मोटर स्किल होती है। देयर आर द टू काइंड्स ऑफ द मोटर स्किल। मोटर स्किल के दो प्रकार, एक ग्रॉस मोटर स्किल, एक फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस का मतलब जिसमें बॉडी के दो चार अंग या पूरी बॉडी मिलकर काम करती हो, और फाइन मोटर का मतलब जिसमें शरीर का कोई एक हिस्सा काम करता हो। ठीक, अब आप खुद ही समझ सकते हो, दौड़ेगा तो पूरे शरीर काम करेगी, सीढ़ियां चढ़ेगा तो पूरी शरीर काम करेगी, खरगोश की तरफ दिखेगा तो पूरी शरीर काम करेगी। इसलिए मोती पिरोना इज अ फाइन मोटर स्किल। ठीक, आइए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण या प्रवृत्ति पूर्णतः अनुवांशिक है? आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास, सामाजिक कौशल। ठीक है, तो पूर्णतः अगर हम आपसे बात करें तो पहला तो है, चारों तो नहीं हो सकता। ठीक है, नैतिक विकास हमारा सामाजिक होता है। फिर क्या है? हमारा सामाजिक कौशल जो है वो भी हमारा क्या है? सामाजिक है। बुद्धि भी हमारी समाज से प्रभावित होती है। देखो, जो एक मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था स्पीयरमैन। मैं आपको बताऊं, एक मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने कहा बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक G और एक S। G का मतलब जर्नल, दैनिक कार्यों को करने के लिए अपने जीवन में जिस बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं उसे हम जर्नल बुद्धि कहते हैं। और जब हम किसी गणित के कठिन सवाल को, किसी कठिन परिस्थिति को, किसी विषम परिस्थिति में हम अपने बुद्धि का यूज करते हैं तो वो स्पेशल होती है। स्पीयरमैन ये कहता है कि ये जन्मजात होती है और ये हम समाज से अर्जित करते हैं। तो जाहिर सी बात है बुद्धि भी हमारी एक सामाजिक हो गई। जबकि ये पूछा क्या है? हमें माता पिता से क्या मिलता है? इसमें माता पिता से आपको तीन चार चीजें मिलती हैं, जैसे आंखों का रंग, फिर बालों का रंग, फिर क्या है? आंखों का रंग, बालों का रंग, शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या आप ऐसे कह सकते हो रूप, रंग, आकार, ये सब हमारे अनुवांशिकता से डिसाइड होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, आंखों का रंग। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न की ओर आए। विद्यालय बच्चों को एक नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं
और उनमें और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि जो विद्यालय हैं वो हमारे बहुत जो काम हमें सिखाते हैं ऐसी अपेक्षा करते हैं कि बच्चे वैसे ही काम को करें, लेकिन उसके बावजूद भी विद्यालय सामाजिकरण की संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। किस सामाजिकरण की संस्था के रूप में काम कर रहा है? अब आप देखिए कि हमने आपको पढ़ाया था जो परिवार होता है वो प्राथमिक संस्था के रूप में आता है। अगर परिवार के साथ पड़ोस लगा हो तो ये भी प्राथमिक के रूप में आता है। द्वितीयक के रूप में कौन आता है? द्वितीयक के रूप में मीडिया आती है। मीडिया के सारे संसाधन, मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीजें आती हैं। और फिर हमारा क्या आता है? स्कूल आता है। और फिर कौन आता है? समाज आता है। इस प्रकार हम विद्यालय को द्वितीयक इकाई के रूप में देखते हैं। आज थोड़ा सा किसी कारणवश एसी नहीं चल पा रही है, इसलिए गर्मी ज्यादा है। ठीक है, फिर भी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आइए देखिए, अब छठवें प्रश्न की ओर चलते हैं। छठवां प्रश्न क्या कहता है, जरा उसको देखते हैं। छठवें प्रश्न को, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अधिविन्यास प्रदर्शित करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग को अगर आपने पढ़ा होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग को आपने अगर पढ़ा होगा तो कोहलबर्ग ने अच्छाई सीखने की 3 अवस्थाएं बताई। एक को हम क्या कहते हैं? पूर्व रूढ़िगत या परंपरागत। रूढ़िगत को परंपरागत भी कहते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? रूढ़िगत। और तीसरे को क्या कहते हैं? उत्तर रूढ़िगत। ठीक है, जो अच्छा लड़की, अच्छा लड़का बनने के गुण बच्चों में आते हैं वो इस अवस्था में आते हैं, रूढ़िगत वाले में, है ना। 2 गुण पाए जाते हैं, तो पहला जो होता है वो अच्छा लड़की, अच्छा लड़का बनना होता है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें रूढ़िगत कहां पर दिया गया है। अच्छा लड़की, अच्छा लड़का बनना, ये पारंपरिक स्तर। देखो यहां पे आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कन्वेंशनल स्टेज है, इसको हम जब प्री कहेंगे तो इसे हम पूर्व, यहां पे आप पूर्व ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, पूर्व पारंपरिक स्तर तो ये नहीं होगा, ये इसमें नहीं है। मैंने क्या बताया? अच्छा लड़की, अच्छा लड़का रूढ़िगत में है। फिर क्या है? कन्वेंशनल लेवल। तो कन्वेंशनल लेवल में आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्व पारंपरिक नहीं। अच्छा लड़का, अच्छा लड़की बनना किस में आता है? दूसरे वाले में आता है। दूसरे वाले का नाम यहां पे दिया गया है। तीसरा क्या है? सहयोगी रूप से नैतिकता, ये भी नहीं होगी। यहां पे क्वेश्चन में प्री लगा हुआ है ना, आप अंग्रेजी से समझो। जब कभी आपको कंफ्यूजन हो हिंदी में तो आप अंग्रेजी से समझा करो। जो सबसे पहली स्टेज है वो है प्री कन्वेंशनल, जो दूसरी स्टेज है वो है कन्वेंशनल, और जो तीसरी है वो है पोस्ट कन्वेंशनल। अच्छा, गुड बॉय, गुड गर्ल किस में आता है? कन्वेंशनल में आता है। अब आप खुद ही देख लो यहां पे कन्वेंशनल कहां लिखा है। कन्वेंशनल कहां लिखा है? बी वाले पे लिखा हुआ है। तो 5वें का हमारा कौन सा? बी वाला सही हो जाता है। छठवें प्रश्न को देखते हैं, क्या कहता है छठवां प्रश्न। सीता का साइकिल चलाने से पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाता है? आपको मैंने 2 चीजें पढ़ाई थी। एक हमने आपको पढ़ाया था समायोजन, एक हमने आपको पढ़ाया था समायोजन, और एक हमने आपको पढ़ाया था आत्मसातीकरण। ठीक, जो आत्मसातीकरण है इसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। जो समायोजन है इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन। जब बच्चा किसी पूर्व ज्ञान को सीखा हो और उसी में कोई नया ज्ञान ऐड कर ले तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। जैसे मम्मी ने हमें ए बनाना सिखाया था इस टाइप से, स्कूल में हम गए तो सर ने हमको इस टाइप से ए बनाना सिखाया। दोनों ए हैं। पूर्व ज्ञान में नया ज्ञान हमने रख लिया, हटाया तो नहीं, इसलिए ये क्या हो गया? आत्मसातीकरण। समायोजन क्या है सर? समायोजन या एकोमोडेशन
हमने आपको बताया कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। आप स्कूल में गए तो किसी सर ने बताया कि ये 13 नहीं बल्कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अब आपने पूर्व ज्ञान को हटा दिया। देखिए यहां पे आपने पूर्व ज्ञान को हटाकर उसकी जगह पे क्या ले आए, नया ज्ञान, नवीन ज्ञान स्थापित किया। अब आप बताओ उसका साइकिल चलाने का जो अनुभव है वो स्कूटर चलाने के तरीके में काम कर रहा है। तो आप खुद ही बताओ इसको क्या कहोगे, समावेशन कहोगे कि एकोमोडेशन कहोगे। अब आप फिर से प्रश्न को देखिए, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाता है। स्कूटर चलाने के बदलाव उसने चेंज कर दिया है, उसके आधार पे नहीं किया है, इसलिए हम इसमें कौन सा टिक लगाते हैं, सी वाला लगाएंगे। इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक, आइए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है। 7वां प्रश्न हमारा यह है कि किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। किस अवस्था में जो बच्चे हैं वो लाक्षणिक कार्य करना आरंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होती है। देखो लाक्षणिक कार्य का मतलब होता है कि जो सिंबॉलिक स्टेज होती है, प्रतीकात्मक खेल। ये लाक्षणिक यहां पे कह दिया है भले, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा। प्रतीकात्मक खेल क्या लिखा है, प्रतीकात्मक खेल। प्रतीकात्मक खेल के बारे में जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि बच्चे के बुद्धि का विकास 4 चरणों में होता है। जो सबसे पहला है उसे हम क्या कहते हैं, संवेदी गामक। जो दूसरा है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल। और जो तीसरा है उसे हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक। जो चौथा है उसे हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो बच्चा जो प्रतीकात्मक खेल खेलता है उसके अंदर जिज्ञासा जन्म लेती है और भाषा विकास की सबसे अच्छी अवस्था इन चारों में कभी भी आपसे पूछे ए बी सी डी में, तो आप बी वाले पे टिक लगाइएगा। जरा देखिए बी वाला कहाँ है, उसको हम देखते हैं। बी वाला नाम पूर्व संक्रियात्मक यहाँ सी नंबर पे दिया है, इसलिए हम किस पे टिक लगाते हैं, सी वाले ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। ठीक, 8वें प्रश्न को देखिए कि ब्लैंक दिया है, फिर कह रहा है मैं एक अध्यापिका 2 से 4 विद्यार्थियों को एक सहयोग गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, किसमें, अब आप कहो कि रेसिप्रोकल टीचिंग में। फिर आप हमें बताइए कि पाड़ में, इसके फोल्डिंग में। फिर आप बताइए डिस्कवरी लर्निंग में। फिर आप बताइए क्रमबद्ध अनुदेशन में। देखो क्रमबद्ध अनुदेशन की बात जो कर रहा है वो सबसे पहली बात स्किनर कर रहा है, जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि किस ऑप्शन की बात कौन करता है। क्रमबद्ध अनुदेशन की बात स्किनर करता है, स्किनर आपके सिलेबस में नहीं है, सो इसे हम कट करते हैं। आपके सिलेबस में है कौन, आपके सिलेबस में है वाइगोत्स्की। ठीक है, कौन है, वाइगोत्स्की। ठीक, वाइगोत्स्की ये कहता है, अब वाइगोत्स्की से है तो ये 3 में से आपको एक चुनना है। अच्छा एक बार बताओ, क्या इस प्रश्न में कोई भी बच्चा कुछ सर्च कर रहा है क्या, कुछ खोज रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि कुछ खोजा जा रहा है। और जब खोजने की प्रवृत्ति नहीं है तो सी वाले ऑप्शन को कट कर देंगे। अब दूसरी बात, अगर हम इसके फोल्डिंग समझें कि क्या होती है, तो किसी कठिन कार्य को करते समय किसी शिक्षक या अपने से बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग। जैसे बचपन में हम क्या करते थे, साइकिल चलाते थे। ठीक है, पीछे से पापा भाई बहन केरियल को पकड़े रहते थे। जब हम साइकिल चलाना सीख जाते थे तो वो केरियल से हाथ हटा लेते थे। इट मीन्स किसी कठिन कार्य को, किसी चीज को सीखते समय उन्होंने हमारी मदद की।
अब जब हमारी वो मदद करते हैं तो ऐसे उदाहरणों को हम पाड़ कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऐसी कोई मदद शिक्षक के द्वारा दी नहीं जा रही है, बल्कि अन्योन शिक्षण, अन्योन रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? जब दो चार लोग मिलके एक दूसरे की सहायता करते हैं और कोई चीज सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाइए, जब दो चार लोग मिलके किसी चीज को पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो उसे हम रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। आई बात समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई? ठीक, पुनर्वलन स्किनर बात करता है, असामधारण, ठीक है, संतुलन इसकी बात भी नहीं, अभिक्रमित अनुशिक्षण मतलब प्रोग्राम्ड लर्निंग इसकी भी बात लेव वाइगोत्स्की नहीं करता। इसके फोल्डिंग शब्द दिया है, अभी आप इसके पहले पढ़े थे कि इसके फोल्डिंग किसके द्वारा दिया गया था? लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि शिक्षकों को पूर्णतः बच्चों का सहयोग देना चाहिए, यहां तक कि उनका हाथ पकड़ के लिखवाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और उन्हें बोलने का खूब अवसर देना चाहिए। तो इसमें से कौन सा सही हो जाता है? ए वाला हमारा सही हो जाएगा। आज हम लोग 10 ही प्रश्नों को करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा है तो ये अंतिम प्रश्न है, इसी के बाद हम लोग एंड करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो 5 प्रश्न आपका बचेगा उसको हम बाद में करवा देंगे। ओके, आइए देखते हैं क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब अगर प्रोग्रेसिव क्लास है तो प्रोग्रेसिव क्लास के लिए कौन सा कथन इसमें से सही है? सबसे पहला है कि कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा का मतलब बेइज्जती, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हों उनकी बेइज्जती करनी चाहिए, तो ऐसा आपको करना नहीं है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान ना हो, प्रजातंत्र कहने का मतलब बच्चों की सुनी ही ना जाए, केवल शिक्षक ही अपने मन की करता रहे, तो ऐसा भी नहीं करना है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना, जी हाँ, विद्यार्थियों से ऐसे बात करिए, ऐसे जुड़ के रहिए कि वो समझें कि हमारे शिक्षक अच्छे हैं, हमारे लिए हैं। फिर चौथा क्या है? कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई वो ये कहती है कि बच्चों को जीवन के लिए तैयार करिए, बल्कि किताबों के लिए, केवल परीक्षा के लिए तैयार मत करिए। तो बच्चों देखो, हम लोगों ने 10 प्रश्न, ये पहला प्रश्न हो गया था, ये दूसरा प्रश्न भी हमने कर लिया था, ठीक है। सूक्ष्म गति पूछा है तो मोती पिरोना, इसमें हमने टिक लगाया था। ये तीसरा भी हो गया था और चौथा वाला भी हो गया था। और देखिए ये 5वां प्रश्न था, ये भी हो गया था लॉरेंस कोहलबर्ग से। फिर ये साइकिल चलाने से संबंधित 6वां, 7वां, 8वां भी हो गया था। फिर ये वाला भी इसके फोल्डिंग से जो प्रश्न था, ठीक है। फिर 10, आज हमको 11वां प्रश्न करना है। 10 प्रश्न तक हम लोगों ने किया था, 11वें प्रश्न को हमको आज पढ़ना है। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या कहता है उसको देखिए। 11वां प्रश्न कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार, मैं आपको बता दे रहा हूं कि गार्डनर से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपसे पूछा जाता है। गार्डनर से एक प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछा जाता है। गार्डनर ने किया क्या था? गार्डनर ने बस इतना बताया था कि संसार में जितने भी लोग हैं उनके पास 8 प्रकार की बुद्धि है। 8 प्रकार की बुद्धि को ही इसने क्या नाम दिया? बहुबुद्धि, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस में कितने प्रकार की बुद्धि बताई? 8 प्रकार की बुद्धि बताई। उस 8 में से यहां 4 लिखे गए हैं, 4 नहीं लिखे गए हैं। हमने गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस पे पढ़ाया है, आप जाके गार्डनर के वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहां जो 4 लिखे हैं उसी को मैं एक्सप्लेन करता हूं। भाषा बुद्धि जो है वो मतलब जो लोग लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं, उनके अंदर भाषागत बुद्धि होती है। जो लोग स्पोर्ट में जाते हैं, जिम्नास्टिक होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनके अंदर शारीरिक गत्यात्मक बुद्धि होती है। फिर क्या है? एक है इंटर और एक है इंट्रा। यही 2 बहुत कंफ्यूजन करते हैं कि इंटर का मतलब क्या है, इंट्रा का मतलब क्या है। तो आज के बाद से तुम भूलोगे ही नहीं जो मैं बता रहा हूं। इंटर का मतलब जो दूसरों को बहुत अच्छे से पहचान ले,
दूसरों की मनोदशा, दूसरों का व्यवहार, दूसरों की स्थिति, दूसरे कहना क्या चाहते हैं, वही प्रश्न है। देखो कि गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्ति की मनोदशा, स्वभाव, प्रवृत्ति को पहचानना और प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है? जब हम सामने वाले को बहुत बेहतरीन तरीके से पहचान लें तो दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल। अगर हम खुद को या अपने बारे में बहुत अच्छा जाने या पहचाने तो उसे हम इंट्रापर्सनल कहते हैं। लेकिन यहां पे ऐसी कोई बात की नहीं गई है, यहां पे दूसरों को समझने की बात की गई है, इसलिए इंटरपर्सनल होगा, अंतरवैयक्तिक बुद्धि होगी। आइए 12वें प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। गार्डनर से एक प्रश्न जरूर पूछेगा, तैयार रहिएगा। 12वां प्रश्न यह कहता है कि लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो। पिता के द्वारा पुत्र का कहा जाना, यह वाक्य क्या दर्शाता है? भाई अब ये जमाना चला गया है कि तुम रूढ़िवादी हो, लड़कियों को साइंस नहीं पढ़ने दोगे, लड़कियों को कोचिंग नहीं जाने दोगे, लड़कियां डॉक्टर नहीं बनेंगी, लड़कियां पुलिस नहीं बनेंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लड़के भी सब कुछ कर सकते हैं। मैं लड़कों के साथ ना दुर्व्यवहार करना चाहता हूं, ना तो लड़कियों के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा किसी विशेष काम को किसी विशेष जेंडर से जोड़ा जाए तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विचारधारा को हम क्या कहते हैं? जेंडर स्टेरियोटाइप या जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ये पुराने विचारों से ग्रसित लोग होते हैं जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? जेंडर रूढ़िवादिता। अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो इवोल्यूशन है उसके बारे में क्या कहता है? ठीक है, अब देखिए कि निम्नलिखित में से, एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? देखा, नहीं वाला दिमाग में नहीं आता है, इसलिए जो प्रश्न है उसको बहुत आराम से पढ़िएगा। पता लगा आप खुशी हो गए कि मेरा पढ़ा हुआ प्रश्न आया और उसने पूछा था नहीं है, तो नहीं है वाले से बचना है। क्या है? कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है या संदर्भ में सही नहीं है? यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? ओके, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। ठीक है, कुछ देर के लिए सही मानते हैं। अध्यापन अधिगम प्रतिक्रिया में नवीनतम विकास प्रक्रिया है, ये तो सही है। ये नया तरीका है सतत और व्यापक मूल्यांकन। आजकल आपकी किताब लिखी रहती है बेस्ड ऑन CCE पैटर्न, है ना, तो वही है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। यह विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, ये भी सही है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं, ये भी बात सही है। अब हमको चुनना यह है कि कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है, तो यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों का निरंतर परीक्षण, टेस्ट करना का आसान तरीका है। देखो, मूल्यांकन का मतलब टेस्ट करना नहीं होता है, मूल्यांकन का मतलब होता है थोड़ा सा उनके बारे में जानना। देखो, सतत के द्वारा तो हम समझ सकते हैं कि निरंतर रूप से होता है, लेकिन व्यापक के द्वारा हम ये नहीं कह सकते कि निरंतर बच्चों का परीक्षण करने का एक आसान तरीका है। इसलिए हम इस प्रश्न के पहले ऑप्शन को गलत मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यापक की भी बात कही गई है, बाकी ये तीनों चीजें सही हैं। फिर क्या है? 14वां प्रश्न हमारा थोड़ा सा बड़ा है देखने में लेकिन आसान है। बड़ा है देखने में लेकिन कैसा है? आसान। एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। बिल्कुल, एक कक्षा में अनेक प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, अनेक धर्म से होते हैं, अनेक भाषाओं वाले होते हैं, तो उसको समझना चाहिए। सही बात है। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह से गठित करते हैं। कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। अच्छा,
आपको लगता है कि मतलब क्लास में गुटबाजी करना ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है, इसलिए इसको हम गलत करते हैं। अब आपको चुनना है कि कौन से ऑप्शन में लिखा है कि ए सही है और कौन से ऑप्शन में लिखा है कि बी गलत है, मतलब सेकंड वाला आर गलत है। तो ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, सी वाला, ए सही है किंतु आर गलत है। अब आइए अंतिम प्रश्न को करते हैं, जो 5 प्रश्न हमारे छूटे हुए थे, आज का 5वां प्रश्न। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पीना लाह, मतलब बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहती हैं, बैनी आह पीना ला, रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है। मतलब अगर आप किसी ट्रिक से किसी चीज को याद करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मरणोपकारी, मतलब ये याद करने का एक आसान तरीका है। इसे हम बी वाले ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो 5 प्रश्न हमने कहा था कि आपको कराएंगे वो मैं करवा दिया हूं। अब आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट पेपर को लेकर के, 1 जनवरी के पेपर को लेकर के, क्योंकि 31 दिसंबर का पेपर हमारा हो चुका है ना। कभी कभी हम लोग भी थके रहते हैं, तो एक आध दो क्वेश्चन अगर मान लो कि नहीं समझाए या कभी कोई मिस्टेक हुई तो उसको एक ह्यूमन एरर आप लोग समझना। बाकी ऐसा हम लोग की पूरी कोशिश रहती है 99.9% कि कोई गलती ना हो। फिर भी अगर कभी होता है तो उसके लिए आप पूरी मेहनत को खराब नहीं समझेंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी के पेपर को लेकर के नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न आता है, जैसे अभी तक करते आए हैं। बहुत जल्दी और भी सब्जेक्ट आपके चालू होने वाले हैं, जो अभी रेस्ट में हैं, जो अभी रुके हुए हैं, जो पेपर सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी बहुत जल्दी से चालू करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो बने रहिए गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।